हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग का पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में मैंने क्या पढ़ाया, बेसिकली आपको डीसी मोटर के बारे में। एसी मोटर के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया। एसी मोटर के बारे में मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि एसी मोटर में आपका टर्म यूज होगा एसी करंट। एसी करंट आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप एसी मोटर है तो उसमें आप एसी करंट दोगे ना सप्लाई। तो एसी करंट सप्लाई दोगे तो उसके लिए एसी करंट का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। एसी करंट क्या होता है मैंने बता दिया था हालांकि पिछले लेक्चर में, कि वो टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है। टाइम वेरिंग होता है। यहाँ मान लो टाइम है, ये करंट है आई, तो टाइम के साथ देखो चेंज कर रहा है। साइनोसोडल ग्राफ है इसका। ये कोसाइन का ग्राफ भी हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है आपका। स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है। ये मैंने ये लिया, स्क्वायर वेव होगा तो ऐसे होगा आपका, ठीक है। जो टाइम के साथ चेंज करे उसको बोलते हैं आपको एसी करंट। हालांकि आगे आप लोग पढ़ोगे कि सबसे इफ़िशियंट होता है आपका एसी करंट स्क्वायर, ये साइनोसॉइडल वेव आप लेते हो। यही जनरली इक्वेशन जब आप एसी करंट का लिखते हो तो साइन के फॉर्म में लिखते हो, ना कि स्क्वायर के फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में। सब हायर क्लास 12th में आप एसी सर्किट पढ़ते हो, एसी करंट पढ़ते हो, उसमें सब पढ़ना क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। जब मैं 12th पढ़ाऊँगा तब इसको कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में तो आएगा नहीं, बहुत हायर चीज़ हो जाती है इसमें। 3 फेज सर्किट, 3 फेज एसी करंट भी बनेगा ऐसे ऐसे करके अपना, ठीक है। 3 फेज हो गया तो इसका क्या वेरिएशन होता है, ऐसे कैसे क्रिएट होता है। स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर होता है आपका एसी मोटर, ठीक है। तो वो इस पे डिपेंड करता है। ये क्या बोलते हैं, 3 फेज एसी करंट के कारण आपका उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ जनरेट होता है, और उसके कारण आपका ये प्रिंसिपल बाकी यही आपका लगेगा। फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्राडेज लॉ और इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, ये सब प्रिंसिपल यही रखता है। लेकिन उसका आपको एसी करंट का आइडिया होगा तब ना आप ये समझ पाओगे इसके प्रिंसिपल्स को। एसी करंट आपका अगर आपको आइडिया नहीं है अच्छा से एसी करंट का, तो आप कैसे समझोगे, आप खुद ही बताओ। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि एसी करंट, 3 फेज एसी करंट से आपका आरएमएफ जनरेट होगा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आरएमएफ कैसे जनरेट हो रहा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा। तो इसीलिए आपको डीसी मोटर तक ही पढ़ना है। जब एसी करंट पढ़ोगे 12th में, तब मैं एसी मोटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा। उसमें भी आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बीटेक की चीज़ है ये, ठीक है। बीटेक में जब आप आते हो, जब आप ग्राफ देखते हो, साइनोसॉइडल वेरिएशन इस 3G स्पेस में देखते हो, तब आप समझ पाते हो उसको। लेकिन 12th में जब एसी करंट पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत आप सीखने लगोगे, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आपका ब्रेन का हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है। दो टाइप का होगा, एसी और डीसी। तो सबसे पहले समझते हैं जनरेटर होता क्या। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, करंट को जनरेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टाइप इसका भी वही एसी डीसी। एसी कंसिस्ट ऑफ स्लिप रिंग और डीसी कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। जैसे मैंने पिछले बार में बताया था कि स्लिप रिंग कभी भी कहाँ लगता है, एसी में, और स्प्लिट रिंग डीसी में, ठीक है। तो एसी यूज्ड इन पावर प्लांट और डीसी यूज्ड इन प्रोजेक्ट, और वेरी रेयरली यूज्ड प्रोजेक्ट, या वेरी बहुत कम यूज होता है इसका। मेनली यूज होता है आपका एसी का, वो भी पावर प्लांट सब में। तो क्यों यूज होता है एसी मोड, क्योंकि एसी से जो हम लोग का एसी करंट मिलता है, एसी जनरेटर से एसी करंट मिलेगा। और एसी करंट का एक खास बात है कि आप इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर सकते हो, बहुत दूर तक इसको ट्रांसमिट कर सकते हो। ट्रांसमिट मतलब क्या, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जा सकते हो बहुत दूर। जैसे आपका कहीं भी पावर प्लांट तो आपके आसपास एरिया में होता नहीं, होता कहाँ, कंट्री के बाहर, मतलब स्टेट के बाहर या फिर उस रीजन के बाहर, आउटसाइड होता है, आउटसाइड द सिटी, ठीक है। सिटी के बाहर होता है। तो आपको 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर में ट्रांसमिशन करना पड़ता है, ट्रांसमिट करना पड़ता है आपको करंट का थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर आप उसमें डीसी ले लोगे तो बहुत लॉसेस होने लगते हैं। एसी में लॉसेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं लॉसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था शायद पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में, कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज करके उसके वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। डोमेस्टिक सर्किट में शायद मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, उसको स्टेप अप कर देते हैं। तो उससे आपका क्या होता है कि जैसे वोल्टेज बढ़ा तो करंट कम हो गया, क्योंकि पावर हम लोग पढ़े हैं, पावर बराबर VI, और पावर कांस्टेंट रखता है ट्रांसफार्मर डिवाइस ही ऐसा है जो पावर को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। तो जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाए, करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और उसके बाद I2R लॉस कम होने लगता है आपका, ठीक है। अब हम लोग को नॉर्मली पता है कि 50 हर्ट्ज एसी हम लोग को मिलता है। इंडिया में सब इक्विपमेंट डिज़ाइन है 50 हर्ट्ज में, आपका शुरू से ही डिज़ाइन है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही क्यों हुआ। 60 हर्ट्ज चलता है आपका वेस्टर्न साइड, अब हम लोग का साइड चलता है आपका 50 हर्ट्ज।
और हम लोग को देखो ये जो मैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेट यूज़ होता है, जो पहले में मैंने बताया था आपको, उसमें दो तरह का मैग्नेट यूज़ हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे तो मैंने परमानेंट मैग्नेट दिखाया, लेकिन रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बता चुका हूँ। उसमें वाइंडिंग करके, आयरन सॉफ्ट कोर में वाइंडिंग करके उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है वो, उसमें शॉर्ट नॉर्थ पोल जनरेट हो जाता है, तो एज इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करने लगता है सोलोनॉइड टाइप। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका ब्रीफ डिस्कशन। अब समझते हैं ये इसके बारे में थोड़ा। ये एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना आपका स्प्लिट रिंग का, मतलब ये एसी जनरेट करने वाला है, इतना हम लोगों को समझ में आ रहा। कैसे करेगा, क्या करेगा, सब समझते हैं। वो बाएं हाथ का खेल था, ये दाएं हाथ का खेल है, मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं पढ़े हो, पढ़ के आओ प्रीवियस लेक्चर में, तब वीडियो देखना ये वाला, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको सब चीज़। ठीक है, इसमें भी मैं वही डायग्राम जैसे इसमें बना के दिखाया था आपको, ब्लॉक तोड़ के इसमें भी सेम डायग्राम बनाऊंगा। पहले इसको थोड़ा समझा दूँ, इरेज करके आपको ये इसको तोड़ के अच्छे से स्लिप रिंग का डायग्राम भी बनाऊंगा और स्प्लिट रिंग का डायग्राम भी बनाऊंगा। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट है आपका, ये ब्रश है, जैसे उसमें था ब्रश अपने पोजीशन से हिलता नहीं है। एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है करंट को मेजर करने के लिए, एज ए लोड काम कर रहा है यहाँ पे। ये आपका शाफ्ट है, इसमें एक नया टर्म आ रहा है शाफ्ट। शाफ्ट क्या करता है, आपको इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ ना कुछ इक्विपमेंट का जरूरत है, वही शाफ्ट की मदद से हम लोग इसको घुमाते हैं। ठीक है, रोटेशन देते हैं। तो अब रोटेशन देंगे इस कॉइल का, तो रोटेशन मान लो ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो अब देखो इसको फिर से समझो कॉपी से, इससे अच्छा से समझ में आता। तो घुमा रहे ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग को करंट जनरेट करना है ऐसे घुमा के। ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इस कंडक्टर पे फोर्स ऊपर लग रहा है, इस कंडक्टर पे परपेंडिकुलरली फोर्स नीचे लग रहा है, ऐसे लाइक दैट। तो ठीक है, तो अब देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, मतलब मोमेंट, इसका मोमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है, फोर्स जहाँ लगेगा वही मोमेंट होगा, तो मोमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है आपका। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो करंट इंड्यूस कहाँ होगा, इसमें राइट हैंड रूल लगाओ। फोर्स लग रहा है आपका ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फोर्स आपका लग रहा है, ये देखो ना यार, फोर्स ऐसे लग रहा है ना आपका ऊपर, इसमें कैसे, ऐसे कंडक्टर है आपका, फोर्स लग रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट से नॉर्थ। मूवमेंट कैसे हो रहा है, मूवमेंट का एक 4 फिंगर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये बी मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताया, फोर्स लग रहा है ऊपर, करंट इंड्यूस देखो कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से समझो अच्छे से। मोमेंट हो गया आपका, सबसे पहले मोमेंट देखो, मोमेंट हो रहा है ऊपर, मोमेंट कैसे, थंब से, मोमेंट हो रहा है ऊपर आपका, करेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो करंट इंड्यूस ऐसे, समझे, ऊपर मतलब ये बाहर ही, समझ रहे हो। यहाँ देखो ना, फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट आपका ये हुआ आपका क्या, आई इंड्यूस मतलब ऐसे, इसमें आपको कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ 3D फिगर में, तो करंट इंड्यूस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट करंट उसका नीचे, तो ये आपका हुआ कंडीशन, यही कंडीशन यहाँ पे शो हुआ। अब इसको घुमाएंगे तो क्या कैसे कंडीशन होगा, मैं जल्दी से इरेज करके वो वाला डायग्राम बनाता हूँ, उसमें समझाता हूँ आपको कि कैसे इसको घुमाएंगे तो कंडीशन चेंज होगा। वैसे इसमें सेम परपेंडिकुलर वाला कंडीशन डिस्कस करेंगे और आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंडीशन डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब इलेक्ट्रिक जनरेटर देखो, मैंने दोनों बना दिया, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्लिप रिंग, क्योंकि पिछला डायग्राम स्लिप रिंग का था, तो इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए देखो, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ठीक है, और हम लोग का मूवमेंट ऐसे था क्या, क्लॉकवाइज, मैंने समझाया था कॉपी से। मूवमेंट देखो, कॉपी भी साथ में रखो, मूवमेंट कैसे है, क्लॉकवाइज आपका। ठीक है, क्लॉकवाइज है, मतलब इस टाइम पे इस पर फोर्स लग रहा है आपका ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे, तो फोर्स ऊपर लग रहा है आपका। फोर्स क्या था, मूवमेंट, मतलब मूवमेंट ऊपर हो रहा है आपका ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे है, मोमेंट ये था ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर फर्स्ट फिंगर, तो करंट इंड्यूस कैसे होगा आपका, मिडिल फिंगर से ऐसे, इसमें करंट इंड्यूस ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, तो वही दिखाया मैंने, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। ठीक है, तो लोड देखो लगा, लोड का पोलैरिटी चेक करो लोड का, तो ऐसे आ रहा करंट, इधर से करंट आ रहा है, इधर से इस रिंग से ऐसे निकल के ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे, इससे निकल के अंदर से, कनेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नीचे इसके अंदर से आ रहा करंट, ऐसे आ रहा, तो ऐसे जहाँ से यहाँ किया रेसिस्टेंस पे से घुसा, तो रेसिस्टेंस का ये साइड पॉजिटिव और निकलेगा रेसिस्टेंस के निगेटिव साइड से। ठीक है, अभी पोलैरिटी ऐसे है। अब परपेंडिकुलर केस में सेम वही केस होगा, इसमें भी परपेंडिकुलर आएगा, तो अभी भी ऐसे ही घूम रहा, तो कैसे देखो, फोर्स कहाँ गया, ऐसे घूम रहा है, तो इस पर फोर्स परपेंडिकुलर लेगा, तो फोर्स क्या है इसमें, मोमेंट, मतलब मोमेंट परपेंडिकुलर रहा, तो मतलब परपेंडिकुलर इसको किए, और आपका बी भी इसी साइड है, मोमेंट भी इसी साइड है, बी भी इसी साइड है, तो जरा आप अपने इस हैंड का यूज करके देखो तो कर सकते हो, बना सकते हो क्या, ये भी आपका इसी साइड है मोमेंट, और आपको बी भी उसी साइड ले जाना, मतलब आपको फर्स्ट फिंगर भी उसी साइड ले जाना। पॉसिबल है ये चीज़, नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना यार, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है तीनों,
और मैं बोल रहा हूँ कि तीनों परपेंडिकुलर का यूज करके आप दो को एक डायरेक्शन में लाओ, तो ऐसा कभी मुमकिन है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप नहीं विश्वास हो रहा तो आप करके ट्राई देखो कि बी और आई को हाथ ऐसे हाथ रख के बी और आपका सॉरी आई बोल रहा हूँ मोमेंट, ये आपका कौन सा फिंगर, थंब और फर्स्ट फिंगर को एक डायरेक्शन में लेके आओ, ऐसे पोजीशन होना चाहिए हाथ का, थंब और फर्स्ट फिंगर को एक डायरेक्शन में ला के दिखाओ, ठीक है। नहीं आ पाएगा कभी, तो मतलब इस केस में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, मतलब कोई करंट इस केस में फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब सेकेंड फोर्स तो ऐसे लग ही रहा मेरा, इस केस में भी कोई करंट फ्लो नहीं किया, तो इस केस में करंट क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो इस केस में क्या हुआ, करंट आपका पहले इंक्रीज किया, इस केस में कोई करंट नहीं फ्लो किया तो धीरे धीरे डिक्रीज कर गया, ठीक है, डिक्रीज करके जीरो हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं किया। अब इस केस में आओ, तो इस केस में क्या होगा आपका कि देखो अभी भी क्या हो रहा, मोमेंट ऐसे ही हो रहा आपका, मोमेंट ऐसे ही हो रहा। तो अब अभी क्या हुआ, पहले ऐसे था, ए बी था ये कंडक्टर, ये वाला ए बी, ये वाला था आपका क्या सी डी। तो अब ऐसे घुमा, ए बी ऊपर आया तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, तो करंट जीरो हो चुका। अब यहाँ आ गया, ए बी इस साइड आ गया, सी डी इस साइड आ गया, अभी भी फोर्स इसमें कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो फिर से राइट हैंड रूल लगाओगे तो समझ में आएगा मेरे को, राइट हैंड फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट अंदर, मतलब सी डी में अब करंट ऐसे फ्लो करने लगा। तो पहले सी डी में करंट नीचे था, अब सी डी में करंट ऊपर हो गया, तो करंट का क्या हुआ, रिवर्सल हुआ यहाँ पे। तो अब इससे देखो जरा लोड की तरफ आओ, तो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो किया आपका ऐसे, ये आपका इसके अंदर से यहाँ पे ये कनेक्टेड है ये, और ये इसके सी डी इसके अंदर से आ रहा है ऐसे, तो सी से करंट ऐसे गया आपका ऐसे ऐसे, यहाँ से देखो ना ऐसे जाएगा आपका, इधर से करंट गया सी से ऐसे होते हुए आपका इधर आया, समझ रहे हो, करंट ऐसे गया आपका इससे इस पोजीशन से, और ऐसे होके आपका सी से करंट गया, डी से आया, तो इसका पोलैरिटी आपका चेंज कर गया। पहले आपका B2 पे क्या था, पोलैरिटी पॉजिटिव, अब B2 पे क्या हो गया, पोलैरिटी निगेटिव। करंट चेंज किया तो पोलैरिटी इसका चेंज कर गया, मतलब अब कैसे करंट फ्लो करने लगा, ऐसे लोड पे आप देख रहे हो तो करंट नीचे निगेटिवली इंक्रीज करने लगा यहाँ तक, अब यहाँ तक अभी इंक्रीज किया, अब फिर से तो पोजीशन आएगा, जैसे यहाँ इस पोजीशन पे आया, फिर से घूम के ऐसे था, परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे हुआ, फिर नीचे जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब करंट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके जीरो होगा। उसके बाद फिर ये पोजीशन आ गया पहले वाला, फिर से पहला कंडीशन हो गया, तो फिर वही सेम ग्राफ रिपीट होने लगेगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, आपका एसी का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इससे एसी सर्किट मिलता है, एसी सर्किट बोल रहा हूँ, एसी करंट मिलता है आपका इससे, ठीक है। तो अब ये तो स्लिप रिंग आप समझ ही गए कैसे वर्क करता, करंट ऐसे आपका फ्लो किया, करंट ऐसे फ्लो किया आपका, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो किया आपका, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे निकल के ऐसे आ गया B2 पे, ब्रश मूव नहीं करेगा, ये मूव कर गया आपका वायर, ये ऐसे मूव कर गया आपका, ऐसे था मूव करके ऐसे आ गया, अभी ये नीचे B2 से कनेक्ट था, ये वाला B1 से कनेक्ट हो गया CD, ठीक है, मूव किया तो उसके कारण ये मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको इससे, ये इस फिगर से, ये कॉपी के हेल्प से। अब स्प्लिट रिंग का जल्दी से समझो कॉन्सेप्ट क्या। स्प्लिट रिंग में देखो करंट ऐसे है, तो शुरू में करंट कैसे फ्लो करेगा आपका, शुरू में भी इसमें भी रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, वही सेम प्रिंसिपल, राइट हैंड से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट इसमें ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर गया करंट, नीचे आया तो मैंने यहाँ देखा B2 से करंट निकला, तो फिर से सेम ऐसे करंट यहाँ से निकला, यहाँ से घुसा, तो पॉजिटिव निगेटिव इसका टर्मिनल परपेंडिकुलर हुआ, तो कम्यूटेटर का या फिर स्प्लिट रिंग ऐसे ऊपर चला गया, क्योंकि इसमें क्या मैंने बताया था, स्प्लिट रिंग ऐसे घूमता है, ये स्लिप रिंग आपका ऐसे घूमता है, स्प्लिट रिंग ऐसे घूमता है, स्प्लिट रिंग ऐसे घूम रहा है, स्लिप रिंग ऐसे घूम रहा, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा ऐसे सिलेंड्रिकल, और ये घूमेगा ऐसे, तो ऐसे घूमा तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2। तो इसके बाद इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट कि आपका फोर्स अभी क्या है, देखो ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो फोर्स भी इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इस साइड है, मतलब मोमेंट भी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड। तो इस हाथ का यूज करके आप ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस हाथ का यूज करके, इस ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करके फर्स्ट फिंगर और थंब फिंगर को एक डायरेक्शन में लेते आओ, कभी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इसमें भी सेम कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ये तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हायर क्लास में आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से समझते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से समझने में आप देखोगे, जब पढ़ोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका, कोई भी दो वेक्टर है ए क्रॉस बी, तो उसका हम लोग लिखते हैं मॉड ए मॉड बी साइन थीटा जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाता है, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा,
ठीक है। तो इस प्रिंसिपल से ये EMF जीरो होता है, मैथमेटिकल ये प्रिंसिपल होता है। लेकिन आपको समझने के लिए अभी आप लोग क्रॉस डॉट डॉट प्रोडक्ट नहीं समझे, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक डायरेक्शन में आ जाए, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये केस समझो, जब आपका कॉपी पलट गया, ऐसे हो गया, आपका कॉपी इधर आ गया, तो CD इधर है, तो अब अभी भी क्या होगा कि फिर राइट हैंड प्रिंसिपल से फोर्स इस पर लग रहा है ऊपर, क्योंकि रोटेशन आप साफ से घुमाते जा रहे हो, लगातार फिक्स है आपका मूवमेंट, तो आपका फिर से मूवमेंट ऊपर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऐसे जाएगा। तो अब मतलब CD में करंट ऐसे जाने लगा, AB से करंट आने लगा। तो अभी भी देखो CD से करंट जा रहा है, AB से करंट आ रहा, करंट का रिवर्सल हुआ ना, CD पे पहले करंट नीचे था, अब ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लोड पे कोई रिवर्सल हुआ नहीं, ऐसे करंट गया और ऐसे ही वापस आ गया। यहाँ ब्रश लगे रहेगा, सॉरी ब्रश B2, यहाँ पे ब्रश B1, ठीक है, ब्रश फिक्स रहेगा। तो अभी भी B2 से, पहले भी ब्रश B2 से निकल रहा था, अभी भी B2 से ही करंट निकल रहा था, तो लोड वैसा का वैसा रहा, मतलब लोड में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब आपका बाहर DC करंट आया, अंदर आपका AC करंट था, डायरेक्शन बदला, लेकिन बाहर करंट का डायरेक्शन नहीं बदला। यहाँ पे देखो बाहर करंट का डायरेक्शन बदल गया था, पहले बाहर करंट कैसे फ्लो कर रहा था, ऐसे, पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, अब यहाँ पे कैसे फ्लो करने लगा आपका, ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ये डायरेक्शन हो गया आपका, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से आपका इंटर करेगा, तो आपका ये गलत डायग्राम है, आपका इंटर करेगा तो ऐसे ना होगा भाई, ये इंटर करेगा तो ये सर्किट में इंटर करेगा, और ये सर्किट आपका ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हो। इस सर्किट में से इंटर किया तो यहाँ से नीचे से जाएगा CD में, इस सर्किट ऐसे इंटर किया, इधर से CD में घुसा, और उसके बाद ऐसे गया और यहाँ से आ गया आपका ऐसे AB से, ये AB कंडक्टर कनेक्ट ही है ब्रश से, तो एक ही सब कंडक्टर है, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के पहले मैं यहीं कनेक्ट कर दिया उसको। देखो फिर से समझो, इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे, इसमें करंट मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो ऐसे करंट गया, ऐसे गया, इसके अंदर से निकला, ऐसे होके यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है। और इसमें करंट का डायरेक्शन अंदर चेंज हुआ तो बाहर भी चेंज हो गया, बाहर भी AC हो गया, इसमें DC ही है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे, पहले करंट क्या हुआ, इंक्रीज किया, इंक्रीज करके यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे देखा मैंने कि कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, तो धीरे धीरे करंट जीरो, ठीक है। अब CD में भी फिर से करंट क्या, इसमें क्या हो रहा था, करंट रिवर्स होकर नीचे से बढ़ रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें फिर से ऊपर ही से बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, जीरो होगा, ये ग्राफ ऐसे जाते रहेगा। तो इसको हम लोग DC बोल रहे हैं। तो आप पूछ सकते हो, डाउट आ सकता है कि इसको DC क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो चेंज कर रहा है, आप बोले थे DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट, तो चेंज नहीं करता टाइम के साथ, लेकिन ये तो टाइम के साथ चेंज कर रहा। तो इसको एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग देते हैं, पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC मतलब क्या कि वेरिएबल DC है, DC बना देते हैं, प्योर DC, ये आपका पल्सेटिंग DC, ठीक है। तो ये सब हायर क्लास की चीज़ है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दिया आपको। ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे, आओगे ना 12th या B.Tech में, तो पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना इसमें यही चीज़ हम समझ गए आपको कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का क्या होता है। ये DC जनरेटर बना आपका, ये आपका AC जनरेटर बना, ठीक है। तो जनरेटर मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग को पढ़ना आगे इसमें क्या, न्यूमेरिकल्स। तो इसमें हालांकि कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला है नहीं, फार्मूला सब 12th में आता है, 12th में न्यूमेरिकल सीखते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 2-4 क्वेश्चन लूँगा मैं, NCERT का सारे क्वेश्चन नहीं लूँगा, एग्जाम्पल बस 2 ही है, तो एग्जाम्पल मैं नहीं करवाऊँगा। एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है अपने वीडियो में, इलेक्ट्रॉन वाला, एक एग्जाम्पल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप करो, क्योंकि ईजी है बहुत, वो कुछ नहीं है, करंट का वायर है, बोल रहा ऊपर और नीचे आपका वो बताने, राइट हैंड थंब रूल लगाना बन जाएगा पहला एग्जांपल। तो ये यहीं पे कवर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, MCQ, बस 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में गिन के कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन कराने लायक है नहीं, और आपको खुद से भी क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरे पे डिपेंड मत रहो कि सब क्वेश्चन मैं ही कराऊँ, आपको खुद से भी किया करो क्वेश्चन, और उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इसमें मैग्नेटिक सर्किट से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, या तो मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा मैं, या फिर मैं स्टार्ट करूँगा लाइट, वो कन्वीनियंट के हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।